तो गाइस आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी के वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबों ने कभी ना कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही होगी, बट इस सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो रिगरस मैथमेटिकल उसका डिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ उसमें कुछ नई चीज़ों को भी सीखेंगे। आज हम लोग अपना डिस्कशन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे आसपास ढेरों तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इन सबको बेसिकली दो अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, जिसके कि आउटकम को हम बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जिसके आउटकम को हम लोग या तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं या उसे कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनके रिजल्ट्स को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इन द सेंस, हमें पता है कि उस एक्सपेरिमेंट के आखिर में जाके क्या क्या अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं, बट उनमें से एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं पहले से। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को ही हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, और इन्हें एक बार परफॉर्म करने को हम लोग उसका एक ट्रायल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक कॉइन को टॉस करना। अब फिजिक्स के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमें कॉइन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पता हो, देन उसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि एग्जैक्टली उस पर कौन सा फेस आएगा जब हम उसे टॉस करते हैं और वो ज़मीन पे लैंड करता है। बट दैट कैलकुलेशन कैन बी डिफिकल्ट, और बैक जब सब चीज़ हो जाती है बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। इन दैट कंडीशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आ रहा है। सो इसे भी हम लोग कुछ हद तक रैंडम रख सकते हैं एक शॉर्ट टाइम स्केल पे। इसके अलावा एक डाइस को रोल करना या फिर एक वेल शफल्ड डेक में से एक कार्ड को चुनना, ये सभी को हम लोग फिलहाल के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें पता है कि इनमें कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस करने पे आइदर हेड और टेल पॉसिबल है। एक डाई को रोल करने के बाद हमें पता है कि इसमें आइदर 1 आएगा या 2 आएगा, या उससे लेके टोटल 6 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। इसी ढंग से अगर हमारे पास कार्ड भी शफल्ड है, उसका एक डेक है जो कि वेल शफल्ड है, तो उसके में से भी जब हम कोई कार्ड ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है टोटल जितने भी कार्ड्स हैं उनमें से ही एक कार्ड आएगा, जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता है। बट फिर भी अगर हम इसको एक बार करते हैं, देन एग्जैक्टली क्या आउटकम आएगा, एक कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर डाई को रोल करने के बाद 1 से लेकर 6 में से कौन सा एग्जैक्ट डिजिट आएगा, या फिर कार्ड जब हम ड्रॉ करेंगे एक वेल शफल्ड डेक में से तो एग्जैक्टली कौन सा कार्ड आएगा, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी में इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर पा रहे हैं जब हम प्रोबेबिलिटी में इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना होगा कि इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें बस ये पता है कि हमें इनके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है बस उनके बारे में पता है। और कई बार हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि उसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे केसेस में हम जब किसी एक पर्टिकुलर उसके आउटकम के बारे में बात करेंगे या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स के बारे में बात करेंगे, देन हमें ज़रूरी होगा कि हम उनकी नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान सके। और इसीलिए हम लोग आज कॉम्बिनेटोरिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली इसी चीज़ को डील करता है। कॉम्बिनेटोरिक्स में हम क्या करते हैं, तो हम बेसिकली किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग एक और ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितने अलग अलग ढंग के अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो है कि एक ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, अगर हम इसे भी रैंडमली करना स्टार्ट कर दें तो और इसका भी एक एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेट कर दें, तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स के जो जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो बस बेसिकली इन सभी ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली अरेंज करना, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ढेर सारे आउटकम्स हैं। हम कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर में अलग अलग तरह की ऐसी पॉसिबिलिटी जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और इनमें से कुछ एग्जांपल्स के रूप में आते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे पास पॉसिबल मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं उनकी नंबर्स को कैलकुलेट करना, या फिर हमारे पास कुछ गिवन नंबर ऑफ लोग हैं, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है टीम बनाने के समय में, क्योंकि हमें कई चीज़ों को आपस में बैलेंस करना होगा, तभी एक टीम अपना मैक्सिमम एफर्ट दे पाएगी और सबसे एफिशिएंट हो पाएगी। तो ऐसे कंडीशंस में, उन कंडीशंस के अंदर एक टीम परफेक्ट टीम को बनाना और उनमें से कितने ऐसे पॉसिबल टीम्स हो सकते हैं उसको बनाने की, उनकी कितनी नंबर्स है उसको कैलकुलेट करना। सो ये सब चीज़ कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर आ सकता है। हम इसमें से इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने मोबाइल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स जो होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं, तो हम इसे 10 डिफरेंट स्लॉट्स के रूप में ट्रीट कर सकते हैं।
जिसमें से हम ध्यान देंगे तो हर एक स्लॉट में हमारे पास 0 से लेके 9 नंबर तक पॉसिबल है, कोई भी डिजिट आ सकता है। सो फॉर एग्जांपल हमारे इस पहले स्लॉट में हम लोग 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट चूज कर सकते हैं। बट ये बात सिर्फ पहले स्लॉट तक लिमिटेड नहीं है, ये हर एक स्लॉट के साथ पॉसिबल है। तो हर एक स्लॉट में 0 से लेके 9 तक टोटल 10 में से कोई भी डिजिट पॉसिबल है। एक और बात जो हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं वो ये बात है कि हमारे पास किसी भी एक स्लॉट को चुनेंगे और किसी दूसरे स्लॉट को चुनेंगे तो दोनों ही जगह पर 0 से लेके 9 तक में कोई भी डिजिट्स आ सकते हैं, और दोनों में से कोई भी डिजिट किसी भी बाकी के दूसरे डिजिट के साथ आ सकता है। दैट मीन्स अगर हम किसी एक जगह पर सपोज दैट 0 चुन लेते हैं या सपोज दैट 3 चुन लेते हैं, तो अगले किसी जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। तो हमारे पास पहले किसी भी एक जगह पर एक फिक्स हमारे पास कोई अगर नंबर चूज कर लेते हैं तो उसके अलावा किसी और स्पॉट पे 10 अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगे, और वो हर एक पॉसिबल है, तो टोटल 10 पॉसिबिलिटीज होंगे। बट इसके साथ साथ हमारे पहले जगह के हर एक के लिए ये बात होगी, एंड दैट मीन्स कि हमारे पास एक स्लॉट के रिस्पेक्ट में अगर हम दूसरा स्लॉट को कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहले स्लॉट को कंसीडर करते हैं फिर दूसरे स्लॉट को कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले स्लॉट पे हमारे पास 0 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट आ सकते हैं, और उसमें से हर एक डिजिट के लिए अगले स्लॉट पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। तो टोटल 10 इंटू 10 यहाँ पे 100 पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं। इसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हम पहले दोनों जगह पे मिला के टोटल 100 पॉसिबिलिटीज हैं, और दूसरी जगह में इन हर 100 पॉसिबिलिटीज में से हर एक के लिए हमारे पास 10 अलग अलग पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। तो उसके लिए हम फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक टोटल 1000 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। अगर हम इसी तरह से आगे की ओर प्रोसीड करते जाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें हर बार 10 को और मल्टीप्लाई करते जाना होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करते हुए टोटल 10 बार 10 को मल्टीप्लाई करके क्रिएट कर सकते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि 10 टू द पावर 10 के बराबर होगी। तो इस ढंग से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स पॉसिबल है वो होंगे 10 टू द पावर 10। ये कॉम्बिनेटोरिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाता है, और वो ये है कि अगर किसी एक काम को करने के हमारे पास सपोज दैट m तरीके हैं और किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, और जब हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को, इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन अगर हमारे पास पहले वाले और दूसरे वाले में से किसी को भी एक को उठाने के बाद हमारे पास उसके अगले वाले के हर एक पॉसिबल आउटकम उसके साथ आ सकता है, हो सकता है, इन दैट कंडीशन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी दोनों के साथ में होने की, वो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और इसी चीज़ को हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के रूप में कंसिडर करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि कहता है कि अगर हम दो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ, उनमें से एक जो है वो m डिफरेंट आउटकम्स को प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरा n डिफरेंट आउटकम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, और जब हम इनको परफॉर्म करते हैं तो इनमें से कोई भी दो आपस में एक साथ हो सकते हैं। इन दैट कंडीशन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक्सपेरिमेंट्स के जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो m इंटू n होगा। ये एक्चुअली में सेंस भी बनाता है। इसका फॉर्मल मैथमेटिकल जो प्रूफ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हम जो दोनों सेट्स हैं जिनमें हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर में हमारे पास एग्जैक्टली हर एक पॉसिबल आउटकम आ जाएगा। उसके अंदर का हर एक आउटकम हो सकता है, बिकॉज हमें पता है कि पहला हमारे पास उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें हमारे पास पहला एलिमेंट पहले एक्सपेरिमेंट से आ रहा होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट से आ रहा होगा, तो इसमें से पहला किसी भी हम लोग ऑर्डर पे उठा सकते हैं, और पहले वाला हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से होगा और दूसरे वाला हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट से होगा। बट हम लोग जानते हैं कि पहला कोई भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम दूसरे एक्सपेरिमेंट के किसी भी आउटकम के साथ हो सकता है, देन ये हमेशा हमारे पास बिलोंग करेगा इन दोनों के कंबाइंड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के आउटकम्स के अंदर में। एंड दैट इज़ वाई उस टोटल सेट का जो दोनों सेट्स होंगे उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी पॉसिबल है। और साथ ही साथ इसके अलावा हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि उसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ऐसे किसी एलिमेंट को एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि पॉसिबल है। साथ ही साथ हम इस बात को भी ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट्स के दौरान हमारे पास ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है जो इनके अंदर में नहीं आ रहा हो। इसका मतलब है कि इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, दोनों को एक साथ परफॉर्म करना
जो है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उन दोनों के टोटल पॉसिबल आउटकम्स को कंटेन करने वाले जो सेट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है, और उसका जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो डायरेक्टली उन दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है। ये इसका फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ है, बट हमें इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग बेसिकली कॉम्बिनेटोरीज को यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी में अप्लाई करने के लिए सीख रहे हैं। हम अपने इसी रिजल्ट को और ज़्यादा जनरलाइज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास आर नंबर टोटल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, डॉट 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 एक्सपेरिमेंट आर हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो N1 उसकी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है, इसी ढंग से एक्सपेरिमेंट 2 की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स N2 है, और इसी ढंग से हमारे एक्सपेरिमेंट आर के जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो NR है। और इसमें भी उसी की तरह हमारा किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट को चूज करें वो दूसरे किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम के साथ हो सकता है। इन दैट कंडीशन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि वो इन सबका प्रोडक्ट होगा। दैट इज कि वो N1 इंटू N2 इंटू N3 डॉट 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 NR इन सब का प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग इसी चीज को सिंबॉलिकली नोटेशन में पाई नोटेशन की मदद से ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। इस नोटेशन का मतलब है कि हमारे पास इस पाई के अंदर में जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू है i इक्वल टू 1 से लेके r तक, यहाँ पर इसमें हर एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे और उससे जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके r तक रखने के दौरान N1 N2 N3 डॉट 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 ये सब कुछ प्रोड्यूस होगा। देन हम लोग पाई का मतलब होता है कि इन सब का प्रोडक्ट ले लेना। जब भी हमारे पास पाई इन पाई और साथ में कुछ उसके जस्ट बाद कुछ क्वांटिटी दे रखी हुई होगी और इंडेक्स सपोज दैट A टू B तक दे रखा हुआ होगा, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर वाली क्वांटिटी के अंदर में जहाँ पे भी वो इंडेक्स है जिसका यहाँ पे यूज़ किया गया है उसको हम लोग उसकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उसको पुट करते चले जाएंगे, और जितने भी हमारे पास अलग अलग नंबर्स आएंगे उन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास ये I है और उसकी वैल्यू 1 से लेके R तक जा रही है, और ये हमारे पास पाई के जस्ट इधर साइड की क्वांटिटी है। यहाँ पर हमने और कुछ नहीं किया है बल्कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही बार बार अप्लाई किया है। एक और बात जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वो ये बात नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दौरान में जब हम दो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे तो हम लोग ने ये कंडीशन लगाई कि पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट के कोई भी दो पॉसिबल आउटकम्स आपस में एक साथ पॉसिबल है। इन दैट कंडीशन हम लोग ने देखा कि उन दोनों ही का जो को एक साथ परफॉर्म करने का जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। बट क्या हो अगर हम लोग के पास दो एक्सपेरिमेंट्स हो और जब हम उन्हें परफॉर्म करें तो हमारे या तो पहले एक्सपेरिमेंट का कोई आउटकम आए या तो फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट का कोई एक आउटकम आए, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता हो या एक साथ नहीं कर पाए। अगर इन दैट कंडीशन हमारे पास क्या होगा, इन दैट कंडीशन हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें बस उनका टोटल सम लेना है। अगर हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट के टोटल m पॉसिबल आउटकम्स है और दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसके टोटल n पॉसिबल आउटकम्स हैं, और इनमें से कोई भी दो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आपस में एक साथ नहीं हो सकते हैं, इन दैट कंडीशन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो m प्लस n डायरेक्टली हो जाएगा। ये हमें तब हेल्पफुल होता है जब हम लोग कॉम्बिनेटोरीज के अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण से हमें अलग अलग डिफरेंट केसेस बनाने होते हैं। इसमें हम लोग ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा और हमारे पास कुछ केसेस होंगे, इन दैट कंडीशन हमारे पास जो पहला केस होगा वो दूसरे केस के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरा केस के साथ हमारा तीसरा केस एक साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए जब हम लोग केस में हम लोग अपने आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं, इन दैट कंडीशन हमें एडिशन की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग इस रिजल्ट को भी बहुत आसानी से जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और उन सब के साथ ये चीज़ हो रही है कि उनमें से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट एक समय पे हो सकता है, इन दैट कंडीशन हम लोग उन सभी के जो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स है उनका सम ले लेंगे और वही होगा इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ परफॉर्म करने के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आइए अब हम अपने जो काउंटिंग का प्रिंसिपल है उसको यूज करके कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि मान लेते हैं हमारे पास लीनियरली अलग अलग कुछ स्लॉट्स दिए गए हैं और उसमें हम लोग को हमारे पास टोटल n स्लॉट्स हैं और हमें n बुक्स दे दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि उसमें उसको प्लेस करना है। बट हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में तो उसे रख ही सकते हैं, बट हम लोग उसमें से कई जगह में आपस में बुक्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल हम लोग ढेर सारे वैसे हम लोग ढेर सारे अरेंजमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब किसी छोटे नंबर के केस में फॉर एग्जांपल 3 या हमारे पास 2 ही बुक हों, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं मैनुअली बुक्स को नंबर करके कि कितने अलग अलग हमारे पास पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। बट जब हमारे पास बहुत बड़ा n होगा, इन दैट कंडीशन मैनुअली इसे कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अपने काउंटिंग के प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग पहले स्लॉट को कंसिडर करें तो अभी हमारे पास टोटल n हम लोग हमारे पास बुक्स हैं, और अगर हम उसमें से किसी भी एक को उठा के वहाँ रखते हैं तो हमारे पास टोटल n टोटल आउटकम्स है। क्योंकि हम उसमें से किसी भी एक को उठा के रख सकते हैं, तो हम लोग पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले या फिर nth वाले किसी को इनमें से किसी भी एक को वहाँ रख सकते हैं। तो पहले वाले के लिए हमारे पास टोटल n पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद जब हम दूसरे वाले पे आएंगे तो हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे, हमने एक बुक पहले से ही वहाँ रख दिया है। इसका मतलब है अब हमारे पास टोटल n बुक में से एक कम बुक अवेलेबल है। इसका मतलब है जब अब हम दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर बुक्स को दूसरी जगह पे किसी एक बुक को रखने की कोशिश करेंगे, तो हम इन n-1 बुक्स में से किसी एक को रखने की कोशिश करेंगे और हम इसमें से किसी को भी वहाँ रख सकते हैं। सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल n-1 पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी। बट अगर हम अगले वाले को कंसिडर करते हैं, अगले वाले स्लॉट को, देन हम लोग पहले से ही 2 बुक्स को रख चुके हैं और हमारे पास n-2 टोटल बुक्स बच गए हैं और इनमें से किसी बुक को भी हम वहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी n-2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसी ढंग से जब हम चलते चले जाएंगे तो हम ये लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट में हमारे पास टोटल एक ही बुक बच जाएगा जो रखने के लिए होगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये ऐसे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जैसा कि हम लोग ने पहले प्रिंसिपल में देखा था, या फिर वैसे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने सेकंड प्रिंसिपल में देखा था। यानी कि यहाँ पे एडिशन यूज होगा कि मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम अगर ध्यान से सोचेंगे तो हम ये रियलाइज करेंगे कि पहले जगह पर हम उन n बुक्स में से किसी भी एक बुक को रख देते हैं, तो अगले जगह पर हमारे पास बाकी बचे n-1 में से हम किसी को भी एक रख सकते हैं। हो सकता है हम बुक नंबर लेट्स से 3 को पहले जगह पर रख देते हैं और बाकी जितने भी बचे हुए हमारे पास 1 से 1, 2, 4 ऐसे करते हमारे पास टोटल n तक जितने भी होंगे उन सभी n-1 बुक्स को हम रख सकते हैं। बट हम 3 को रख के भी कर सकते हैं, या 2 को भी रख के कर सकते हैं, या 1 को भी रख के कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम पहले जगह पे 1 में से n में से किसी को भी रख सकते हैं और उसके साथ बाकी n-1 में से भी किसी को भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज होगा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्योंकि पहले और दूसरे या फिर किसी भी 2 एक्सपेरिमेंट्स को हम किसी भी 2 हम लोग को स्लॉट्स को चुन सकते हैं और वहाँ पे जितने बुक्स को रख सकते हैं उनमें से किसी भी एक बुक को दूसरी जगह पे किसी भी एक बुक जो कि पॉसिबल है वहाँ पे रखा जा सकता है। दोनों एक साथ पॉसिबल है। सो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे। इससे हमें ये मिलेगा कि ये इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा। हम लोग एक नंबर जो भी n है उसे कंसीडर करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे n-2 से, ऐसे ही करते करते हमारे पास आखिरी में चूंकि एक ही पॉसिबिलिटी बचती है तो उससे 1 टाइम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह के जब भी हम कोई नंबर लेते हैं और उसे इस ढंग से मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम सपोज दैट 4 कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम 4, फिर उससे एक कम इंटू 3, उससे एक कम इंटू 2, उससे एक कम इंटू 1, इतनी दूर तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग उसका फैक्टोरियल कहते हैं। ये एक स्पेशल हम लोग नोटेशन यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेटोरियल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग इसका, बिकॉज कॉम्बिनेटोरियल्स में कई बार हमारे पास इस ढंग से ढेर सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं जिसमें हमारे पास इस ढंग का एक प्रोडक्ट हो। सो हमारे पास टोटल इतने पॉसिबिलिटीज़ होंगे। अब क्योंकि ये फैक्टोरियल नोटेशन कॉम्बिनेटोरियल्स में बहुत बार यूज़ होगा, इसीलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम ले सकते हैं और उसका हम फैक्टोरियल को डिफाइन कर सकते हैं। उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग n को लेंगे और वहाँ से लेते हुए 1 तक टोटल उसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनको वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम लोग इसे भी पाई नोटेशन में लिख सकते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल लेना है तो इसका मतलब हुआ 1, 2, 3 डॉट 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 n तक के सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना।
1 2 3 इसे n-2 n-1 n ये सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। इसे हम सीधे से भी कर सकते हैं, उल्टे से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से पॉसिबल है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव। इसीलिए जब हम लोग ने यहाँ पे पाई नोटेशन का यूज़ किया तो हम लोग इसे उल्टे तरफ से यानी घटते हुए के बदले में हम लोग ने बढ़ते हुए के हिसाब से किया है। सो यहाँ पर इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि ये पाई नोटेशन एक्जैक्टली ऊपर वाली चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? बिकॉज आई इक्वल टू 1 से लेकर आई इक्वल टू n ये हमारे पास इंडेक्स मौजूद है, और ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो आई है उसके इतनी जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगे उन सबको हमको लेते जाना है और सबको हमको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। यही हमारे पाई नोटेशन का मतलब है, और वो एग्जैक्टली हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम कुछ नंबर्स को लेंगे और उनका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो हम वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स के फैक्टोरियल मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल 1 का फैक्टोरियल सिंपली 1 होगा बिकॉज 1 और 1 के बीच में एग्जैक्टली सिर्फ 1 ही है। इसके अलावा 2 का फैक्टोरियल कंसिडर करेंगे तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 मौजूद हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो जाएगा। इसी ढंग से 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल से कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो n फैक्टोरियल है जो कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 n तक का n डॉट 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 1 तक का टोटल प्रोडक्ट है। इसमें हम लोग n माइनस वन से लेके 1 तक के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है उसको ध्यान से देखेंगे तो वो और कुछ नहीं बल्कि n माइनस वन का फैक्टोरियल है, बिकॉज n माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट 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 1 तक का प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब है कि हम लोग इस बात को लिख सकते हैं दैट n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल है, और इससे हमें पता चलता है कि n माइनस वन का जो फैक्टोरियल है उसे हम लोग n फैक्टोरियल बाय n की तरह भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग 6 फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं तो उसे हम लोग 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसी को 6 इंटू 5 और 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया। इसी ढंग से हम लोग 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास ये जो 6 फैक्टोरियल है वो टोटली 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग हमारे इस वाले फॉर्मूले का अगर यूज़ करेंगे तो अगर हम n इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 फैक्टोरियल बाय 1 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमने बस एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, बस हम लोग ने अपने मन से इसे डिसाइड किया कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज हम लोग ने देखा है कि हम लोग फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ऐसे कंडीशन में 0 का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। बट अगर हम 0 फैक्टोरियल को इस ढंग से डिफाइन करें तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, एंड इसीलिए हम लोग 0 फैक्टोरियल को 1 के रूप में डिफाइन करते हैं। याद यहाँ पे ये रखना है कि 0 फैक्टोरियल का 1 होना ये फैक्टोरियल के डेफिनेशन से नहीं आता है, बल्कि फैक्टोरियल के किसी भी और नेचुरल नंबर के डेफिनेशन से नहीं आता है, बल्कि इसे हम लोग ने अपने से डिफाइन किया है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि n माइनस वन का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय n होता है। बट अगर आप इसके आगे जाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक्चुअल में से और पीछे की ओर जाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जाने की कोशिश करेंगे, देन सपोज दैट अगर हम -1 का फैक्टोरियल कंसीडर करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास 0 का फैक्टोरियल तो है, बट देन हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे बिकॉज -1 का फैक्टोरियल यहाँ n इक्वल टू 0 पुट करने पे वो 0 फैक्टोरियल बाय 0 हो जाएगा, बट दिस इज 1 बाय 0 विच इज एन अनडिफाइंड क्वांटिटी। और इसीलिए जब हमारे पास -1 का फैक्टोरियल अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हम और सारे -2 -3 इस तरह से बैकवर्ड जाते हुए फैक्टोरियल्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए एक्चुअली में हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस डेफिनेशन का जो रिकर्सिव डेफिनेशन जैसे कि हम n-1 का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से पता लगा n की मदद से पता लगा सकते हैं, उसका हम लोग सिर्फ 0 के फैक्टोरियल तक एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, बट इससे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स तक नहीं जा सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बाद कुछ और काउंटिंग के प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टोटल 4 रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, और हमें इसे एक लाइन में अरेंज करना है। तो हमारे पास टोटल कितने अलग अलग तरीके से इनको अरेंज करने के पॉसिबिलिटीज़ होंगे, मतलब टोटल कितने अरेंजमेंट तरीके से इन्हें अरेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे और मान लेते हैं कि हम लोग हर एक बॉल को अपना डिफरेंट एक नंबर दे देते हैं। पहले 4 रेड बॉल्स को हम लोग R1 R2 R3 R4 कह देते हैं, ब्लू बॉल्स को
B1 B2 B3 कह सकते हैं और ग्रीन बॉल को हम लोग G1 G2 कह सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इन टोटल 9 बॉल्स हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल हमारे लाइन में अरेंज करने हैं तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं हमारे पास 9 डिफरेंट स्लॉट्स हैं। तो हम लोग ने देखा अभी जस्ट पहले वाले एग्जांपल, बुक्स वाले एग्जांपल में, कि अगर हमारे पास टोटल n स्लॉट्स होते हैं और n ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने के लिए होते हैं एग्जैक्टली उनके अंदर में, तो हमारे पास टोटल n फैक्टोरियल इतने पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये कंसीडर करते हुए कि हमारे पास पहले पोजीशन पे इन n में से किसी को भी रखा जा सकता है, अगली पोजीशन में एक चला गया तो हमारे पास n-1 में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और सो ऑन। तो यहाँ पे भी हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले पोजीशन पे अगर हम लोग सभी बॉल्स को डिस्टिंक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो अगर हम सभी बॉल्स को डिस्टिंक्ट कंसीडर कर रहे हो तो पहले जगह पे 9 टोटल बॉल्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इनमें से हम किसी को भी रख सकते हैं। अगले जगह पे 8, उसके अगले जगह पे 7 एंड सो ऑन, जिसका मतलब है, और आखिरी जगह पे 1, जिसका मतलब है कि टोटल मेरे पास यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इतनी डिफरेंट तरीकों से हम इसे रख सकते हैं। बट यहाँ पर हम एक खास बात ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या कि मान लेते हैं इनमें से किसी 4 जगहों पे हमारे पास सपोज दैट ब्लू बॉल्स रखे हुए हैं। लेट्स से किसी 4 जगह पे इनमें से ही जो हमारे पास इनको नंबर कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लेते हैं एक किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हमारे पास किसी 4 जगह इनमें से, इन सभी 9 जगहों में से हमारे पास ब्लू बॉल्स जो रखे हुए हैं, हमारे पास हो सकता है ब्लू बॉल्स यहाँ रखा हुआ हो एक, फिर वो यहाँ रखा हुआ हो, फिर यहाँ रखा हुआ हो और एक यहाँ पे रखा हुआ हो। बट हम एक खास बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम B1 B2 B3 B4 ये इस जगह पे भी है, इसके अलावा सपोज दैट ये कह सकते हैं कि ये दूसरा पोजीशन है, ये 5वां पोजीशन है, ये 7वां और ये 9वां पोजीशन है जहाँ पर हमारे पास ये ब्लू बॉल्स है। बट हम लोग ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें अगर हम लोग आपस में ब्लू बॉल्स की जगह को बदल देते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सभी एक कलर के बॉल्स आपस में आइडेंटिकल है, तो हमें उस अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस दिखने को ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर बॉल 1 और बॉल 3 की पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर दूं और इस कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से लिखूं, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास जितने भी हम लोग यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अलग पॉसिबिलिटीज कंसिडर किए उसके अंदर में होगा ही, बिकॉज वही इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। देन इन दोनों बॉल्स के आपस में एक्सचेंज करने से हमारे पास जो नया कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगा, जो भी हमारे इन टोटल अरेंजमेंट में होगा, वो और उस अरेंजमेंट, इनिशियली अरेंजमेंट जिसमें B1 B3 अपनी जगह पे है बिना एक्सचेंज किए हुए, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में से वो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों हमारे हिसाब से एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि इनकी ऑर्डरिंग में ये B1 B2 B3 जो एक पर्टिकुलर जब सब कंडीशन में सपोज दैट किसी 4 जगह पे हैं, इनमें हम इन चारों बॉल्स के आपस में पोजीशन को चेंज कर दें, उससे हमारे पास कोई भी नया अरेंजमेंट जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमने उन सभी अरेंजमेंट्स को बहुत बार काउंट कर लिया है और हमें उन्हें किसी न किसी तरह से हटाना होगा। देखने में और सुनने में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड बात लग रही है, बट इसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस बात को ध्यान से देखेंगे कि बॉल B1 B2 B3 B4 इसको 4 डिफरेंट जगहों पे रखने के जो जितने भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। सिंपली हमारे पास अभी तक हम लोग जो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास n स्लॉट्स है, उनमें n डिफरेंट चीज़ों को रखना है, तो इसके कारण से हमारे पास उसकी जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं। बट हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वहाँ तक, बिकॉज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिसमें कि हमारे पास B1 B2 B3 B4 का कुछ ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसे मैंने सिर्फ एग्जांपल कंसीडर किया है, उसमें हर एक पॉसिबल जो हम लोग ने यहाँ पे आउटकम है उसे कंसीडर कर लिया है। यानी जहाँ पे हमें 1 कंसीडर करना था वहाँ पे हम लोग ने 4 फैक्टोरियल इतना कंसीडर कर लिया है। बट ये पर्टिकुलर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि बॉल B1 के 2 जगह पे होना, बॉल B2 के 5 जगह पे होना, बॉल B3 के 7 जगह पे होना, बॉल B4 के 9th जगह पे होने के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हम लोग ने जहाँ पर भी बॉल के अलग अलग 4 जगहों को देखा होगा उसके आपस में जितने भी परम्यूटेशन हमारे यहाँ पर है, यानी जितने पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 4 फैक्टोरियल इतने हैं, उसको हर बार काउंट कर लिया है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर सिंपली उस हर एक काउंट को 1 में कन्वर्ट कर दें, जिसके लिए हम सिंपली 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं, देन
हमारे पास बॉल्स के जो यहाँ पे ब्लू बॉल्स हैं उनके जितने भी आपस में इस तरह के हम लोग ने जो मल्टीपल काउंट्स कर लिए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 9 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होगा। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्लू बॉल्स ही नहीं है जो कि सेम कलर के हैं, बल्कि रेड बॉल्स भी हैं और ग्रीन बॉल्स भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनमें भी सेम बात लागू होगा और उसके लिए भी हमें डिवीजन देना होगा। और जब हम 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल को जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग सपोज दैट ग्रीन बॉल के लिए एडजस्ट करेंगे तो हम उसे फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे तो हमारे पास टोटल इतने आ जाएंगे। और इसी ढंग से अगर हम तीनों के लिए ही करते हैं देन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो कुछ इतना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे हम एक बात पे आ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास n1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, n2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, n3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, ऐसे करते हुए टोटल nr आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो। इन दैट कंडीशन इसके जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फिग्रेशन को रख सकते हैं, इन सब के टोटल नंबर ऑफ सम इतने जगह अगर हमारे पास डिफरेंट है उस पर हमको इसको लीनियरली अरेंज करना है। देन ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 एन आर तक इस टोटल सम जो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस है उतना फैक्टोरियल। और हर एक के रेपिटेशन के लिए हम लोग उससे डिवीजन देते चले जाएंगे, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल डॉट 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 एन आर फैक्टोरियल तक। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते हैं जो भी हमारे n फैक्टोरियल वाले का एक वेरिएशन है। वो ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 5 लोग हैं जो एक सर्कल के चारों ओर बैठना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं जिनमें कि हमारे ये 5 लोग बैठ सकते हैं। अब ऐसा देख के लग सकता है कि हमारे पास एक सर्कल है उसमें हमारे पास 5 स्लॉट्स है और उसमें 5 एग्जैक्ट पीपल हैं तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल इतनी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, 5 फैक्टोरियल इतनी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कंसीडर करते हैं जिसमें कि ये 5 लोग इस सर्कल के अराउंड बैठे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो हम लोगों को 1 से लेकर 5 तक नंबर कर देते हैं और उसका एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन उठाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ये कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक और ख़ास कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर रहे हैं और हम ध्यान से इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच में सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे। अगर हम इन दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखेंगे तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि इनको ही अगर हम लोग इस ढंग से एक बार एक एक पोजीशन सबको रोटेट कर देते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को तो हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो जाएगा। बट दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट नहीं है बिकॉज हम लोग सर्कल को किसी भी एक तरफ से देख सकते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपस में एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि हम लोग ने यहाँ पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा बार काउंट कर लिया है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उन जो हम लोग ने ज़्यादा मल्टीपल काउंट्स किया है उसको हम लोग ख़त्म कर सकें। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कंडीशन में उसको घुमा घुमा कर हम देखेंगे तो रोटेट करते समय हम लोग इसको इस ढंग से, जैसे हम लोग ने इसे एक एक जगह से घसकाया है, इसी ढंग से हम इसे एक बार और कर सकते हैं। और इस ढंग से हम टोटल बार ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसे 5 बार दोबारा कर सकते हैं ताकि हम लोग फिर से पहले जगह पे आ सके, जिसका कि मतलब है कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन अपने साथ 5 गुना ज़्यादा, क्योंकि हर एक कॉन्फ़िगरेशन टोटल अलग अलग 5 कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और उनमें से हर एक को हम लोग एक आइडेंटिकल कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास 5-5 कैसे ढेर सारे ग्रुप होंगे जो कि एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग ने उससे 5 गुना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन को एक्चुअली कंसीडर कर लिया है। इसलिए हम लोग अगर हम सिंपली 5 से डिवाइड दे दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ जो इस कंडीशन में आउटकम्स होंगे जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, जो कि फैक्टोरियल के हमारे प्रॉपर्टीज के हिसाब से और कुछ नहीं बल्कि 4 फैक्टोरियल है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हम एक सर्कल के अंदर अरेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास लाइन में जब हम उसे अरेंज करते थे तो हमारे पास टोटल n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ थी। बट यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय n यानी कि n-1 फैक्टोरियल इतने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे। तो ये हमारे कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कॉम्बिनेटोरिक्स में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि हमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचना होता है कि कब हम लोग ने किसी आइडेंटिकल चीज़ को बार बार काउंट कर लिया हो।
और ऐसे कंडीशन में कैसे हम उन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को रिमूव करें या क्या अपनी कैलकुलेशन में शिफ्ट करें कि हमारे पास जो एक्चुअल में आइडेंटिकल का हमारे पास जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि आपस में डिस्टिंक्ट माने जाएंगे उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकें। अब हम लोग इसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं। इसे हम लोग कुछ डिफरेंट अलग अलग डिस्टिंक्ट पोजीशंस भी कंसिडर कर सकते हैं, बट सबसे बेहतर होगा कि हम इसे एक लाइन कंसिडर कर लें और इसमें से हमें टोटल r ऑब्जेक्ट्स को चुनना है और उसके अंदर रखना है, अरेंज करना है। तो ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे इसको हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे तो एन टोटल ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स आपस में डिस्टिंक्ट होंगे, इनमें से कोई भी एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली अपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लगा सकते हैं। पहले जगह पर हमारे पास टोटल n पॉसिबिलिटीज़ हैं, चूँकि हमारे पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हम किसी भी एक को चुन के वहाँ रख सकते हैं। दूसरी जगह पर हमारे पास अब चूँकि एक ऑब्जेक्ट कम है, तो इस ढंग से हमारे पास n-1 में से कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को हम वहाँ रख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ध्यान से चलते चले जाएंगे तो थर्ड जगह पर हमारे पास n-2 में से ढेर सारी में से किसी भी पॉसिबिलिटी होगी। और अगर हम लोग आखिरी वाले तक पहुँचेंगे जो 8th पोजीशन है, तो वहाँ पर हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर हमारे पास टोटल n-r+1 पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख सकेंगे। अब यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है उसको लगा सकते हैं, बिकॉज किसी भी इनमें से दो जगहों में से किसी भी एक जगह पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रखा जा सकता है। दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल पॉसिबल यहाँ पे अरेंजमेंट्स होंगे वो और कुछ नहीं बल्कि इन सबका प्रोडक्ट होगा, जो कि और कुछ नहीं होगा बल्कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 n-r+1। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जिसे हम बहुत आसानी से लिख सके। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं जो कि कुछ हद तक हमें सिंप्लीफिकेशन देता है, बस एक लिखने के तरीके को आसान कर देता है। और वो ये है कि हम यहाँ पर n-r कंसिडर कर सकते हैं जो कि इससे एक जस्ट कम होगा, उसके बाद n-r-1 और इसी ढंग से टोटल हम लोग 1 तक इस प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। बट अगर हम इतना कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें इतने कुछ से एग्जैक्टली डिवाइड भी देना होगा, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास ये तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे ही नहीं। तो अगर हम उनसे ही डिवाइड दे देते हैं ताकि ये क्वांटिटी और कुछ नहीं बल्कि वही एग्जैक्ट क्वांटिटी रह जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ऊपर वाला क्वांटिटी और नीचे वाला क्वांटिटी दोनों ही एक तरह के फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो n से लेके हमारे पास n-r+1 यहाँ तक के बीच में सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट था, बट इसके बाद हमारे पास उसके ठीक एक कम n-r+1, इससे ठीक एक कम n-r, उसके बाद उससे एक कम, ऐसे करते हुए हम लोग 1 तक हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है और ये इस पूरे ऊपर वाले टर्म को n फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता है। बट जो हम लोग ने ऊपर में एक नई क्वांटिटी मल्टीप्लाई की है वो नीचे में जब हम उसे लिखते हैं ताकि हमारी क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम रह सके, इन दैट कंडीशन ये जो क्वांटिटी है ये भी और कुछ नहीं बल्कि n-r का फैक्टोरियल है, बिकॉज यहाँ पे n-r है फिर उससे एक कम है और इसी ढंग से हमारे पास मल्टीप्लाई होते जा रहा है। सो ये और कुछ नहीं बल्कि n-r का फैक्टोरियल है और इसे ही हम लोग कहते हैं PNR, कि हमारे पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हम लोग को r जगह है हमारे पास और उनमें से हम लोग को ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ढंग से अरेंज करना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन r प्लेसेस। और इसे हम लोग मैथमेटिकली इसकी वैल्यू को n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे भी टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास r प्लेसेस हैं और इनमें से हमें n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं। बट हम लोग यहाँ पे एक बात को ध्यान दे रहे हैं कि पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर हमें उसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हम उन r ऑब्जेक्ट्स जिसको हम एक बार चुन लेते हैं उन्हें हम किस ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं इससे हमें कोई मैटर नहीं करता। हम उसे किसी भी ऑर्डर में प्लेस करें वो सभी ऑर्डर हमारे लिए आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ, इस बात को हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास टोटल 3 जगह है और इन 5 ऑब्जेक्ट जिसको कि मैं 1 से लेकर 5 तक नंबर कर देता हूँ, उनमें से सपोज हम लोग ने 2, 4 और 1 चुन लिया।
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस 2, 4 और 1 को चुनने समय में हम लोग यहाँ पर 2, 4, 1 हो या फिर 1, 4, 2 हो या फिर 2, 1, 4 हो, ऐसे ही ढेर सारे इनको आपस में एक्सचेंज करने से जो हमारे पास नंबर जनरेट होंगे वो आपस में एक्सचेंज करने से हमारे पास ढेर सारे नंबर जनरेट होंगे वो सभी के सभी परम्यूटेशंस में डिफरेंटली काउंट होंगे, बट इन कॉम्बिनेशंस ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एक ही, इन सब को हम लोग बस एक कंसिडर करेंगे बिकॉज हमें इनके ऑर्डर से लेना देना नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि तीन चीज़ों को आपस से कलेक्ट करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, इसलिए अगर 1, 2, 4 हम चुन रहे हो या 1, 4, 2 चुन रहे हो तो वो आपस में मैटर नहीं करता है। इसको हम लोग इस तरह से भी चूज समझ सकते हैं कि जब हम लोग परम्यूटेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हम लोग अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं, देन हम उसमें से टोटल कितने r टपल्स को चुन सकते हैं। क्योंकि टपल्स में जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर को आपस चेंज करने पे वो चेंज हो जाता है, हमारे पास वो टपल वो डिफरेंट टपल हो जाता है। इसका मतलब है कि परम्यूटेशंस में उन्हें डिफरेंटली काउंट किया जाएगा, बट कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको उनमें से कितने उसके टोटल सबसेट्स आर साइज के पॉसिबल है हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। और सब हमारे पास सब जो हमारे पास एक सेट होता है उसके अंदर ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता है। इसी कारण से कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग परम्यूटेशन के सेम कंडीशन के हम लोग परम्यूटेशन कंसिडर करें तो हम लोग वहाँ पे परम्यूटेशंस में हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को कई बार काउंट कर चुके हैं एज कंपेयर टू उसी सेम के लिए हम लोग जब कॉम्बिनेशन को कंसिडर करेंगे सेम कंडीशन में। बट हमारे पास टोटल आर डिफरेंट प्लेसेस हैं। इसका मतलब है कि जब हम वहाँ पर आर ऑब्जेक्ट्स को कुछ एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ आर ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, देन उसको आपस में एक्सचेंज करके हमारे पास आर टोटल पॉसिबल उसके ढेर सारे अलग अलग कन्फिगरेशन हो सकते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन में एक ही कंसिडर करेंगे। बट इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन में हमारे पास आर उन जितने भी परम्यूटेशंस हैं उनमें आर फैक्टोरियल अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बने हुए होंगे जिनको कि हमें एक के रूप में काउंट करना है। और इसके लिए हम सिंपली जो परम्यूटेशन है उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड दे देंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं। सो हम लोग जो कॉम्बिनेशन है कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के कितने तरीके हैं जिसको कि हम लोग CNR भी कहते हैं, उसको हम लोग परम्यूटेशन के रिस्पेक्ट में कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं कि सेम कंडीशन में जो परम्यूटेशन होगी उसको हम लोग r फैक्टोरियल से डिवाइड दे दें। और अगर हम लोग परम्यूटेशन का जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे रखें तो इससे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह का आता है। सो हमारे कॉम्बिनेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक और बात कि हम लोग CNR को कई बार डायरेक्टली इस तरह के नोटेशन से भी डिनोट करते हैं। सो CNR जो होता है उसको हम लोग सेम इस नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। कई जगह पे हम लोग CNR के रूप में से डिनोट कर सकते हैं, कई जगह पे हम ऐसे तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों का ही सेम मतलब है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ खास इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज़ हैं जो कि कई बार हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है कुछ सिंप्लीफिकेशंस को करने के लिए। ये है वो कुछ इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज़। पहली आइडेंटिटी कहती है कि n चूज r इज सेम एज n चूज n माइनस आर, यानी कि मान लेते हैं हम लोग के पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स चूज करने के जितने तरीके होंगे एग्जैक्टली उतने ही n में से n माइनस आर इतने ऑब्जेक्ट्स चूज करने के तरीके होंगे। दिस एक्चुअली मेक सेंस बिकॉज अगर हम लोग हर एक चॉइस जो कि हम लोग n में से r ऑब्जेक्ट्स कितने लिख करके निकाल रहे हैं उसके बाद जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंसीडर करें, देन दैट उन जितने हर एक बार हम लोग जो और ऑब्जेक्ट्स निकालते जा रहे हैं उसके बाद जो जो बचते जा रहे हैं अगर उसको एरिया करेक्ट करें देन दैट कलेक्शन वुड नथिंग, वो और कुछ नहीं होगा बल्कि n माइनस आर के बराबर होगा। इसे हम लोग न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल से भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ 5 एलिमेंट्स हैं और इनमें से हम लोग को 2 एलिमेंट्स चूज करने हैं। हम इस तरह से उनमें से ऑब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, बट ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ऊपर वाले सेट में से नीचे वाले सेट को सब्ट्रैक्ट कर दे, जो हमारा सेट का सब्ट्रैक्शन जो होता है डिफरेंस होता है उसको लेते चले जाएं, तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमें ये सारे सेट्स मिल रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के जितने तरीके हैं वो सारे मिलते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि जितना हमारे पास इनका टोटल नंबर होगा 5 में से 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करने का उतना ही एग्जैक्टली हमारे पास 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करने का तरीका होगा, और वही ये एग्जैक्टली यहाँ पे कह रहा है ये फॉर्मूला। अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको अपने फॉर्मूले के रूप से पुट करके देखें तो उससे भी हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि
हमारे पास जो आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल का जो नीचे में टर्म्स है कॉम्बिनेशन में, उसमें जब हम लोग आर की जगह पे एन माइनस आर पुट करते हैं, देन ऑटोमेटिकली हमारा जो आर फैक्टोरियल है वो एन माइनस आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा एन माइनस आर वाला फैक्टोरियल वाला टर्म है, जब हम उसमें इसको पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आर फैक्टोरियल वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मतलब है ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। सो इसे मैथमेटिकली प्रूव करना और भी ज़्यादा आसान है फॉर्मूले की मदद से, रैदर देन एक कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट की मदद से। अगर हम इससे ध्यान से देखें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है जो आसानी से सही है, ये दोनों ही साइड। बट ये जो है n चूज 0 और n चूज n, ये एग्जैक्टली 1 कैसे है, और n चूज 1 और n चूज n माइनस 1 ये n कैसे है, इसको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये जो साइड है ये इक्वालिटी, ये तो हमें इसी से समझ में आ रही है। यहाँ पर हम लोग ने r की जगह पे 0 पुट कर दिया है तो हमें एग्जैक्टली ये मिल गया, और यहाँ पर हम लोग ने r की जगह पे 1 पुट कर दिया, इससे हमें ये आइडेंटिटी मिली है। बट अब इस केस में हम लोग देखते हैं, इस केस में इस चीज़ का क्या मतलब है। इस चीज़ का मतलब है कि हमें n ऑब्जेक्ट्स में से एग्जैक्टली n ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, और उसके आपस में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस मैटर ही नहीं करते हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स को चूज करना का तो एक ही तरीका है कि सभी को चूज कर लिया जाए, और उनमें चूंकि आपस में कॉन्फ़िगरेशन को इधर उधर करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में। सो इसीलिए दैट मस्ट बी 1, एंड दैट इज़ वाई हमारा ये दूसरा आइडेंटिटी ये सही है। अगर हम इसे मैथमेटिकली भी देखेंगे तो हम लोग r की जगह पे n पुट करके देख सकते हैं, और इसके कारण से हमारे पास एक जगह पे 0 फैक्टोरियल का टर्म आएगा और एक जगह पे नीचे में n फैक्टोरियल का टर्म आएगा। 0 फैक्टोरियल को हम लोगों ने डिफाइन ही किया है कि वो 1 है, और n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल जो बचा हुआ होगा वो दोनों ऑटोमेटिकली इसको 1 बना देगा कट करके। इसके अलावा ये नीचे वाला आइडेंटिटी बहुत आसानी से सेंस बनाया जा सकता है कॉम्बिनेटोरिकली। अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म हमें बताता है कि हमारे पास जो n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमें एक ही एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को चुनना है, तो उसमें कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। सो n ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनने के तो टोटल n तरीके होंगे, या तो पहले वाले को चुन ले, या दूसरे वाले को, या फिर तीसरे वाले को, या फिर nth वाले को, ऐसे करते करते सो हमारे पास टोटल n पॉसिबिलिटीज होंगे, एंड दैट इज वाई ये तीसरा वाला आइडेंटिटी भी सेंस बनाता है। इसको भी हम लोग अपने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। जब हम लोग 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो r की इक्वल 1 होने पर हमारे पास नीचे में एक 1 फैक्टोरियल का टर्म आएगा, और साथ ही साथ एक n माइनस 1 फैक्टोरियल का टर्म आएगा, और ऊपर में n फैक्टोरियल का टर्म आएगा। बट 1 फैक्टोरियल एग्जैक्टली 1 होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, और वो और कुछ नहीं बल्कि हम लोग अपने आइडेंटिटीज की वजह से जानते हैं कि वो n के बराबर होगा। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी आती है जो कि है पास्कल्स आइडेंटिटी। ये दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और देख के लग सकता है कि इसका सेंस नहीं बनाया जा सकता है, बट इसे भी हम एक्चुअल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल n-1 प्लेयर्स हैं किसी टीम के अंदर में, जिसमें से हमारा एक प्लेयर जो है वो फॉरेनर है, और हमारे पास n पीपल जो है वो लोकल पीपल है। ऐसे कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टीम जो हम फॉर्म करेंगे, इनमें से सपोज दैट r लोगों की हमें एक टीम फॉर्म करनी है, तो वो 2 तरीके से फॉर्म की जा सकती है। पहला केस कि हम लोग फॉरेनर को रखें, दूसरा केस कि हम लोग फॉरेनर को नहीं रखें, सिर्फ और सिर्फ लोकल्स को रखें। जब हम लोग फॉरेनर्स को रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक प्लेयर तो फिक्स हो गया, तो अब हमारे पास हमें टोटल बचे हुए प्लेयर जो कि n प्लेयर्स बचे हुए, चूंकि n+1 में से जो एक फॉरेनर था उसको हम लोग ने रख लिया, तो बचे हुए n प्लेयर्स में से चूंकि हम लोग ने एक प्लेयर फिक्स कर लिया कि हमारे पास प्लेयर 1 है, तो उसे हमें चूज करना है जो कि है r-1 प्लेयर्स को चूज करना। तो n में से r-1 प्लेयर्स को चूज करने का तरीका एग्जैक्टली ये हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरे केस की ओर ध्यान से देखते हैं, जब हम लोग फॉरेनर को नहीं रखते हैं, सिर्फ लोकल पीपल को रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास टोटल n पीपल बचे हुए होंगे, जिनमें से हम लोग को r पीपल को चूज करना है। चूंकि हम लोग यहाँ पे फॉरेनर को चूज नहीं किया है, तो हमें इन्हीं में से टोटल r लोगों को चूज करना है, तो इतने टोटल चूज करने के तरीके होंगे। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही केसेस को टोटल सम करने का मतलब ये होगा कि हम लोग ने इस टोटल n+1 लोगों में से r लोगों को चुना है, किसी भी तरीके से फॉरेनर को कंसिडर किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि उसके अंदर में जब हम चूज करेंगे तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन आएंगे जिसके अंदर फॉरेनर एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे भी कॉम्बिनेशन आएंगे जिसके अंदर फॉरेनर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड दैट इज वाई ये दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होगा। और यही हमारे पास यहाँ पे नीचे ये आइडेंटिटी है, इसी को हम लोग पास्कल्स आइडेंटिटी कहते हैं, और ये आगे चल के बहुत काम भी आएगा जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशंस और पास्कल्स ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशंस
जो हमारे पास सी एन आर होता है, जिसको हम लोग एन चूज आर भी कहते हैं, ये क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन में आता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और यहाँ पे हम लोग बेसिकली उसके एक लीनियर कॉम्बिनेशन को कंसिडर कर सकते हैं और उसके एक पावर को कंसिडर कर सकते हैं। इसी को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। सो बेसिकली हम लोग सिंपल फॉर्मेट में इसको x प्लस वाई टू द पावर n कंसिडर कर सकते हैं। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कि x प्लस वाई पे पावर n, इसको हम लोग कैसे एग्जैक्टली लिख सकें। मतलब जब भी हम किसी ऐसे क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पूरा एक्सपेंशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई के स्क्वायर को देख सकते हैं, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी ढंग से x प्लस वाई के क्यूब को देख सकते हैं, जो कि होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर हम सभी को ध्यान से देखेंगे तो इन सबको एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास x और y, इनके कुछ कॉम्बिनेशंस, इनकी कुछ आपस में प्रोडक्ट आ रहे हैं और उनका कुछ सम आपस में आ रहा है। तो इसी फॉर्मेट में जब हम लोग x प्लस वाई टू द पावर n को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। यहाँ पे बाई वर्ड का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एक्जैक्टली दो वेरिएबल्स हैं जिनके एडिशन के हम लोग पावर को कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसे ट्राइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं और इसी ढंग से और ज़्यादा होता तो जब हमारे पास इन जनरल 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हम ध्यान से x प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई क्यूब इन दोनों को ही ध्यान से देखेंगे तो हम एक बात नोटिस करेंगे कि हम लोग इस x स्क्वायर वाले टर्म को 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी 1 है और ये भी 1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले कंडीशन में फिर दूसरे टर्म को 2xy को हम लोग 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 1 विल लिख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 1 और कुछ नहीं, एक्स इंटू यहाँ पे x पावर 1 x हो जाएगा और y पावर 1 y हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई ही है एक्जैक्टली। इसी ढंग से y स्क्वायर को भी हम लोग 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ इसी तरह का एक्सपेंशन जो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, वो हम लोग x प्लस वाई क्यूब के टर्म्स के लिए भी कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास x की एक पावर है, y की एक पावर है, जिन दोनों का सम हमारे ओरिजिनल x प्लस वाई टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन कंसीडर कर रहे हैं तो उस n के बराबर होगा और साथ में आगे एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा। साथ ही साथ अगर हम स्टार्टिंग कोएफिशिएंट इस कोएफिशिएंट को लेना स्टार्ट करें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हम x की पावर n और n की पावर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर x की पावर को एक एक करके घटाते जा सकते हैं और y की पावर को एक एक करके बढ़ाते जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 0 से स्टार्टिंग हुई है, फिर x की एक पावर घट के x की पावर 1 और y की पावर बढ़ के एक वो y की पावर 1 हो गया है। इसी ढंग से एक और बात जब हम इसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो x पावर 0 वाई स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाले टर्म में ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, जहाँ पर हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से ये स्टार्ट होता है, फिर इसमें पावर घटते और बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई पावर 1 होती है, फिर एक अगली टर्म होती है जिसमें एक्स टू द पावर 1 वाई स्क्वायर आती है और फिर एक अगली टर्म आती है जिसमें एक्स टू द पावर 1 वाई क्यूब आती है। और ऐसे हमारे पास तब तक ये चलते रहता है जब तक कि हमारे पास एक्स की पावर 0 ना हो जाए। ये घटते घटते 0 तक जाती है और ये घटते घटते ये बढ़ते बढ़ते n तक जाती है और इसीलिए हर एक कंडीशन में जब हम इसका सम भी लेते हैं तो वो टोटल n के बराबर होते हैं। और इस हिसाब से हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो टोटल n+1 टोटल इसके अंदर टर्म्स आने चाहिए, क्योंकि हम x की पावर 0 से लेके n जो कि टोटल n+1 नंबर से कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ हमारे पास एक फिक्स्ड ऑटोमेटिकली y की पावर जो फिक्स हो जाती है, तो हर एक के साथ एक ही आ रहा है। इसका मतलब टोटल n+1 हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इसी बात को ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्म होगा इन जनरल x प्लस वाई टू द पावर n है, उसका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि x प्लस वाई टू द पावर जब हम n लेंगे तो उसके पावर्स कुछ इस तरह से आगे x और y कैसे जाते चले जाएंगे और हमारे पास कुछ कोएफिशिएंट्स भी होंगे इन सब का अपना। बट एक चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं, जो हमने x प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई क्यूब दोनों में ऑब्जर्व किया कि ये पहला वाला टर्म हमेशा 1 हो रहा है और ये आखिरी वाला टर्म भी हमेशा 1 हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम x और y दोनों में से किसी एक की पावर को कंसिडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली दूसरा सेट हो जाता है और हमारा यह n जो है इन्हीं दोनों चीज़ें जिन पर ये हमारा जो ये कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करना चाहिए।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो कई सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि गैस कर सकते हैं कि और कुछ नहीं बल्कि n चूज़ y की पावर है। जैसे इस एग्जांपल में n चूज़ y की पावर हो जाएगा n चूज़ 0 जो कि 1 होता है और जो मेक सेंस भी कर रहा है। इस वाले कंडीशन में n चूज़ y की पावर जो कि n है वो भी 1 आ रहा है। और अगर हम इसको अपने प्रीवियस x प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई क्यूब पे देखेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में सेंस बना रहा है, हर एक जगह पे वो एक्चुअल में एग्जैक्टली सेम आ रहा है। बट इसका सेंस कैसे बनाया जाए? इसके सेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं x प्लस वाई टू द पावर 5। जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा दैट x प्लस वाई को हमें 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। नाउ हम कंसिडर करते हैं कि हम देख रहे हैं जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें इसमें से कोई भी टर्म मिलेगा तो हमें हर एक में से x और y में से कोई एक को चूज करना होगा और उन सब का हर एक से जब हम चूज कर लेंगे तो उन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा यहाँ पे टर्म हो जाएगा। तो हम सपोज और वो चूंकि यहाँ पे और कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि सिर्फ वही आएगा, बट एक ही टर्म को हम लोग फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कंसिडर करते हैं। इसे हम लोग इन दोनों के x और इन तीनों के y से ला सकते हैं या फिर इन दोनों के x और बाकी तीनों के y से ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी बार हमारे पास एक ही जैसा टर्म आ सकता है और इसीलिए इसके पास एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेटोरियस को लगाए तो हम साइड डिटरमाइन कर सकें कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को कंसिडर करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास 5 जगह हैं, 5 टोटल जगह हैं जहाँ पर हमारे पास y अवेलेबल है और इनमें से हमें किसी 3 जगह से हमें y को चुनना है। फॉर एग्जांपल ये और यहाँ पर से चुन सकते हैं, बट ये एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि 5 चूज 3 है कि 5 हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को चुनना है। एंड दैट मीन्स कि x प्लस वाई टू द पावर n में अगर हम लोग सपोज दैट x टू द वाई टू द पावर i और फिर ऑटोमेटिकली x की पावर n माइनस आई हो जाएगी, इसकी कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे तो और कुछ नहीं n चूज i हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट हुआ जो इस बात को प्रूव करता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट है वो n चूज i होगा, जहाँ पे i हमारा y का कोएफिशिएंट है। एक्चुअली हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो ये वाली प्रॉपर्टी थी कि n चूज r इज इक्वल टू n चूज r n माइनस r, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि यहाँ पर अगर हम लोग चूँकि ऑटोमेटिकली हमारा अगर n पावर कंसिडर कर रहे हैं अगर तो y की पावर i है तो n की पावर x की पावर n माइनस आई हो जाएगी, तो n की पावर y n माइनस आई हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम उसकी जगह x की पावर को भी रख दे n माइनस आई यहाँ पे रख दे तो वो भी एक्चुअल में सेम होगा और वो यहाँ पे कॉम्बिनेटोरिकली भी हमें मैथमेटिकली भी देखें तो सेंस बनाता है इन द सेंस कि अगर हम लोग x के कोएफिशिएंट को ले या y कोएफिशिएंट ले, चूंकि x और y यहाँ सिमेट्रिकल है तो दोनों में सेम ही आने चाहिए था और वो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि हो भी रहा है। बट इसी बायनोमियल थ्योरम को जो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग प्योरली एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन का प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है और वो नेचुरल नंबर 1 के लिए सपोज दैट ट्रू है, और पहली बात तो ये हो जाए कि नेचुरल नंबर 1 के लिए वो ट्रू है और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी ट्रू हो जाए कि अगर वो किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है तो ऑटोमेटिकली वो k प्लस 1 वाला जो भी ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर है उसके लिए भी ट्रू हो जाए। इन दैट कंडीशन हम कह सकते हैं कि वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब मैथमेटिकली से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रिगरसली से प्रूव करना, बट इसका हम इंट्यूटिव सेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली उसके अगले नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू हो रहा है। 1 के लिए ट्रू है तो ऑटोमेटिकली 2 के लिए ट्रू होगा, बट 2 के लिए ट्रू होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली 3 के लिए ट्रू होगा और 3 के लिए ट्रू होने का मतलब ऑटोमेटिकली 4 के लिए ट्रू होगा। इसी ढंग से हमारे पास हर एक नेचुरल नंबर जिसको भी हम सोचे उसके लिए वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो आइए हम इस बायनोमियल एक्सपेंशन को पूरी तरह से थ्योरम के रूप में स्टेट करें और उसे प्रूव करें। सो बायनोमियल एक्सपेंशन जो है हमारा वो थ्योरम के रूप में कुछ इस ढंग से लिखा जाता है कि हम नेचुरल नंबर चुने या फिर 0 चुने और जो कि हमारा n होगा और हम कोई दो रियल नंबर x और y चूज कर सकते हैं तो x प्लस वाई टू द पावर n को हम लोग इस समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस समेशन को समझने का क्या तरीका है, बेसिकली ये n चूज i है और यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर n माइनस आई और y टू द पावर i है। हम लोग यहाँ पे i की डिफरेंट पावर्स को रखते चले जाएंगे और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स वो ऑटोमेटिकली आते बनते चले जाएंगे और यहाँ पे जितने भी टर्म्स बनेंगे उसकी i इक्वल टू 0 से लेके n तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी तो जितने भी ढेर सारे टर्म्स बनेंगे उन सबको आपस में जोड़ देना है।
सो जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये वाला टर्म मिल रहा है, 1 पुट करने पे ये, इसी ढंग से हमें ढेर सारे टर्म्स मिल रहे हैं। इसे हम अब सॉल्व करते हैं, मतलब प्रूव करते हैं बेसिकली यूजिंग इंडक्शन। इंडक्शन में हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 के लिए हम लोग x प्लस वाई टू द पावर 1 जो है उसको हम लोग सिंपली x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिकॉज पावर 1 का मतलब सेम चीज़ हो गई। बट x प्लस 1 को हम लोग 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, और हम लोग अपने जो कॉम्बिनेशंस के हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसका यूज़ करते हुए और चीज़ों को हाईलाइट करते हैं हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो एग्जैक्टली हमारा हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर 1 का आ रहा है। सो ये 1 के लिए ट्रू है। मान लेते हैं कि अब ये x प्लस वाई टू द पावर किसी k के लिए ट्रू है। ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको x प्लस वाई टू द पावर k को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग x प्लस वाई टू द पावर k प्लस 1 को कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग x प्लस वाई टू द पावर k प्लस 1 को देखें तो हम लोग इसे x प्लस वाई टू द पावर k इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं और इससे हम इस पूरी चीज़ को x इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर k प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर k इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हम लोग ने यहाँ पे देखा कि x प्लस वाई टू द पावर k पर हमने यहाँ देखा कि x प्लस वाई टू द पावर k को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको इसकी जगह पे लिख दे इन दोनों की जगहों पे तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ये और ये अगर हम लोग x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम x को अंदर ले जाके इसकी एक पावर बढ़ा सकते हैं और वैसे ही y को अंदर ले जाके y की एक पावर बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग इस पहले एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं तो उससे हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है ऊपर वाली लाइन के। अगर हम लोग सेकेंड वाले एक्सपेंशन को एक्सपैंड करें और ध्यान से देखें ऐसे टर्म्स जिनका जो x और y के कोफिशिएंट एग्जैक्टली मैच कर जा रहे हैं तो हम ये बात देखेंगे कि इसका दूसरा टर्म इसके पहले टर्म के साथ एग्जैक्टली अलजेब्रिक जो उनके वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट मैच कर जा रहे हैं, उनके पावर्स मैच कर जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग अगले और भी देखेंगे तो इस अगर इसको एक लाइन से लिखते चले जाएं तो सभी के सभी उनके x और y के पावर्स आपस में एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक टर्म बच जाएगा जो सिर्फ y का रहेगा। अच्छा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पहले वाला टर्म और जो आखिरी वाला यहाँ पे जो टर्म है ये दोनों तो किसी के साथ नहीं ऐड हो रहे हैं। तो हम इनके कोफिशिएंट को देख सकते हैं k चूज 0 1 होता है, बट इसी को हम लोग k प्लस 1 चूज 0 भी लिख सकते हैं बिकॉज किसी भी नंबर नेचुरल नंबर के लिए n चूज 0 1 होता है। इसी ढंग से k चूज k 1 होता है और उसी को हम लोग k प्लस 1 चूज k प्लस 1 भी लिख सकते हैं बिकॉज किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए n चूज n हमारा 1 होता है। अच्छा, इन दोनों जो हमारे पास ऐसे टर्म्स हैं जिनके x और y की एक पावर्स एग्जैक्टली मैच कर रही है, अगर हम लोग उनके बायनॉमियल कोफिशिएंट जो है हमारे उसको ऐड करते हैं तो हम यहाँ एक बात ऑब्जर्व करेंगे क्या कि मान लेते हैं हम लोग पहले वाले एक्सप्रेशन में किसी आर्थ टर्म पर जाते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो k चूज r होगा। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में वो सेम कोफिशिएंट उसका जो होगा वो k चूज r माइनस 1 होगा। अगर हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि बाय पास्कल्स आइडेंटिटी ये जो है वो k प्लस 1 चूज r हो जाएगा और उसी का यूज करके हम लोग ने इस दोनों के सम को यहाँ पे ऐसे लिखा है और इस दोनों के सम को इस ढंग से यहाँ पे लिखा है। इस ढंग से बीच के सभी टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद सारा जो हमारे पास टर्म आएगा वो k प्लस 1 चूज के फॉर्म में आएगा। और जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे हम लोग इस फॉर्म के समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं जो कि एग्जैक्टली वही है जो हमारा जो बायनॉमियल एक्सपेंशन का जो थ्योरम है वो हमें सजेस्ट करता है कि k प्लस 1 जो पावर होगी x प्लस वाई पे उस पे होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग ने n इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब है कि हम लोग ने नेचुरल नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव किया। इसके बाद हम लोग ने किसी k के लिए सपोज किया कि ये ट्रू है और उसके बाद हम लोग ने देखा कि ऑटोमेटिकली ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जा रहा है और बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हम कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही होगा और ये हमारे बायनॉमियल एक्सपेंशन के प्रूफ को कंक्लूड करता है। तो अब तक में हम लोग ने बायनॉमियल एक्सपेंशन देखा और बायनॉमियल एक्सपेंशन में हमें बायनॉमियल का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग ने x प्लस वाई दो वेरिएबल्स के सम के पावर्स को देखा, बट हम यहाँ पे और वेरिएबल्स भी चुन सकते हैं, 2 3 इससे ज़्यादा भी। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पे पहुँचते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं।
हमारा मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पर हम लोग x1, x2, x3 ऐसे ऐसे करते हुए xr तक वेरिएबल्स को चूज़ करते हैं, इनको सम करते हैं, उस पर एक पावर कंसीडर करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में x1 की कुछ पावर, x2 की कुछ पावर, ऐसे ऐसे करते हुए हमारे पास xr की कुछ पावर, ऐसे आपस में कई सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और इनका अपना एक कोएफिशिएंट होगा और इसके ऊपर हम एक समेशन लेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो टर्म है ये बेसिकली उनके x1, x2 इन सब के अलग अलग पावर्स का प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इन सब के पावर्स का सम हमारा n होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आएगा जिसको कि हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में देख सकते हैं और फिर हम लोग ने इसका यहाँ पर इस तरह से समेशन लिया है। अब ये तो ठीक है कि यहाँ पर ये पावर आ रहा है और उसका हमारे पावर्स का सम जो है वो n आ रहा है और यहाँ पे हम लोग समेशन ले रहे हैं, बट ये न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है वो कैसे आया? तो इसे करने के लिए हम लोग सेम कॉम्बिनेटोरिकल अप्रोच लगा सकते हैं जो हम लोग ने x प्लस वाई के टर्म्स के समय की थी। एग्जाम्पल के रूप में हम कंसिडर करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 5 और कंसिडर करते हैं कि इसमें x स्क्वायर वाई टू द पावर 1 जेड स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा। अब जब भी हम ऐसा कोई टर्म देखें तो हमें कैसे मिला होगा? हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 5 है, तो हमारे पास ऐसे 5 x प्लस वाई प्लस जेड होंगे जो कि आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और हम हर एक में से x, y, z में से कोई एक चुनेंगे और उसके हिसाब से जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमें कुछ ऐसा टर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें x के एग्जैक्टली 2 पावर चाहिए, y के एग्जैक्टली 1 और z के एग्जैक्टली 2 पावर चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमें 5 में से, उन 5 ब्रैकेट्स में से किसी 2 में से हमें x चाहिए और उसे चुनने का तरीका होगा 5 चूज 2। इसके अलावा बचे हुए 3 में से हमें कहीं एक से y को चुनना है, तो वो ऐसा होगा और बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली z में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इसे ही एक्सपैंड करेंगे अपने फैक्टोरियल नोटेशन में तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हम ये बात समझ आएगा कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम लोग जिस पावर को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग उसका फैक्टोरियल ले रहे हैं और उसे डिवाइड दे रहे हैं। हम लोग जिस टर्म को ले रहे हैं उसमें जो भी एग्जैक्ट पावर्स हमें है सभी वेरिएबल्स के, उसके फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं और वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं एग्जैक्टली। यहाँ पर हम लोग जो n है उसका ऊपर में फैक्टोरियल कंसिडर कर रहे हैं और फिर जितने भी पावर्स हैं उन सब के प्रोडक्ट से डिवाइड दे रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बाइनोमियल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा जो अगर x टू द पावर n माइनस आई और y टू द पावर i ये हमारा टर्म होता है तो उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो n चूज i होता है। बट दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय i फैक्टोरियल इंटू n माइनस i फैक्टोरियल। ये एग्जैक्टली यही है। जब हम इसे 2 के केस में लगाएंगे तो एग्जैक्टली यही मिलेगा। हम लोग n फैक्टोरियल ले रहे हैं और x और y चूंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स है तो उन पे जो पावर्स है उनके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड दे रहे हैं और इससे उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ जा रहा है। तो आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की। इसमें हम लोग ने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की कि वो क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग ने कॉम्बिनेटोरिक्स को पढ़ा, इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझे, कुछ क्वेश्चंस को किए, परम्यूटेशन को समझा और कॉम्बिनेशन को समझा। इसके अलावा हम लोग ने कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखा और उसी को एक्सटेंड करते हुए जनरलाइज किया इनटू मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।